नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सेना अपने पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संस्मरण की समीक्षा कर रही है। इसमें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रेचिनला में चीनी पीएलए टैंकों और सैनिकों की आवाजाही के बाद 31 अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई उनकी बातचीत के विवरण का खुलासा किया गया है। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बारे में और अधिक जानकारी के साथ जनरल नरवणे का संस्मरण ऐसे वक्त आया है जब इस तनाव को कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर दोनों पक्षों में बातचीत अभी जारी है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि किताब छापने वाले प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस को समीक्षा पूरी होने तक पुस्तक के अंश या सॉफ्ट कॉपी शेयर नहीं करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय भी कुछ हद तक इस काम में शामिल है। इस संस्मरण में 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध की जानकारी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सीटों को लेकर किसी भी तरह के विवादों से बचने के लिए कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गुट के सहयोगियों की खींचतान और दबाव के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने गुरुवार को राज्य इकाइयों से कहा कि पार्टी अगले लोकसभा चुनावों में 255 सीटों पर फोकस करेगी। ये शायद 2019 के राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी तैयारी का संकेत है। पार्टी ने यह भी घोषणा की कि इंडिया के साझेदारों के साथ सीट साझा करने की बातचीत तुरंत शुरू होगी। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टियां जोर लगाने लगी हैं। हालांकि बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी इस बार 70 दिनों में 11 बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 11 आउटरीच कार्यक्रम 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारी दी है। सभी को अलग अलग मोर्चों का प्रभार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में 4 जातियां हैं जिनके विकास के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, जिनमें गरीब, महिलाएं, किसान और युवा शामिल हैं। बीजेपी अपने मोर्चे के जरिए जमीनी स्तर तक जाएगी। देश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए मोर्चों को 4 कार्यक्रम दिए गए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय चंदे की कमी से जूझ रही है और पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है। इस कारण उसे चुनाव की तैयारियों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि वो पार्टी को चंदा दें। जनसत्ता में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से छापा है कि पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने चंदा नहीं दिया, जिसके कारण राहुल गांधी नाराज हो गए। अखबार लिखता है कि बैठक के दौरान राहुल ने मजाकिया अंदाज में दिग्विजय सिंह से यह भी पूछ लिया कि आपने कमलनाथ से पैसे लिए या नहीं। अखबार लिखता है कि इस समय कांग्रेस को चंदे की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पार्टी का मानना है कि मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट जगत के अधिकतर खिलाड़ी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और उन्हें पैसे दे रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से हो जाएगी। राज्य में इसके लिए 8 दिवसीय रामोत्सव बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 8 दिवसीय रथ यात्रा और कलश यात्रा आयोजित करेगी। प्रदेश के सभी जिलों के गाँवों और शहरी निकायों में 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके तहत 14 से लेकर 22 जनवरी तक सभी राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों और वाल्मीकि मंदिरों में राम कथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। रामायण के सुंदरकांड का निरंतर पाठ भी होगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि प्रभु श्री राम को वैश्विक आस्था के केंद्र के तौर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए अयोध्या में देश विदेश के 18 से ज्यादा रामलीला स्वरूपों का मंचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रभु श्री राम को केंद्र में रखकर विभिन्न सांस्कृतिक, पारंपरिक, लोक कला व आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज संजय किशन कौल ने मोदी सरकार को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, इस सवाल के जवाब में रिटायर्ड जज ने कहा, मौजूदा नेतृत्व को पब्लिक सपोर्ट है। ये समझना चाहिए कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है। डेमोक्रेसी में भी उसके एक मेथड को चुना है, फर्स्ट पास्ट द पोल। जिसने भी राज किया है उसने 50% के कम ही वोट पर राज किया है। तो जो भी पार्टी पावर में आएगी वो यही सोचेगी कि हम जनता द्वारा चुन के आए हैं, हम जो करना चाहते हैं करने दीजिए।
न्यायपालिका का काम ही चेक एंड बैलेंस का है, इसलिए जो भी सरकार में रहेगा उसे लगेगा कि उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई बातों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका तो संविधान में तय है। हम एक अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, विपक्षी अपना काम करते हैं। संजय किशन कौल ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में असहिष्णुता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता तो घर घर में फैला हुआ है। पहले लोग एक दूसरे की बात सुन लेते थे, लेकिन अब लोग एक दूसरे के राजनीतिक विचार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं तो अब हल्के फुल्के अंदाज में ये कहने लगा हूँ कि डिनर टेबल पर राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। कोई किसी का समर्थक होगा, कोई किसी का विरोधी होगा और फालतू का झगड़ा हो जाएगा। ऐसा सीन मेरे यहाँ भी हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीतिक बहस नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कमजोर विपक्ष के नुकसान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो एक तरह की समस्या होती है, जैसे आजकल है। जब गठबंधन की सरकारें थी तो बैलेंसिंग ज्यादा होती थी, अलग अलग विचारों को ज्यादा सुना जाता था। जब एक सरकार ज्यादा मैंडेट के साथ आती है तो वो समझती है कि उसे जनता द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वो जो चाहे करे। वहीं विपक्षी दल कहते हैं कि उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में 68 राज्यसभा सांसद रिटायर्ड होंगे, जिनमें से 60 सांसद बीजेपी के होंगे। अपनी रिपोर्ट में अखबार लिखता है कि बीजेपी के जो नेता इस लिस्ट में हैं, उनमें 9 केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस साल अपने कार्यकाल पूरा करेंगे। अखबार लिखता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत 57 नेता इस साल अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं जुलाई में 4 मनोनीत मेंबर रिटायर्ड होंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में दोबारा जांच के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने एक बार फिर मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है और भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडानी के ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 15.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये 14.47 लाख करोड़ रुपए था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर बुधवार को 11% तक बढ़ गए थे। राजस्थान में आज श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस सीट पर चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव जीतने से पहले ही राजस्थान में मंत्री बना दिया गया है। ये सीट 15 नवंबर को प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद यहां वोटिंग नहीं हो सकी थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में आज फैसला आ सकता है। इस मामले में बुधवार को कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने बुधवार को वाराणसी की अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट को कम से कम 4 और हफ्तों तक सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया था। अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के हेवर्ड में एक हिंदू मंदिर से छेड़छाड़ की गई है। मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तान समर्थक नारा लिखा गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शेरावाली मंदिर की यह घटना कैलिफोर्निया के नेवाक में स्वामीनारायण मंदिर से छेड़छाड़ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा वो घटना के संबंध में पुलिस के संपर्क में है। HAF ने खालिस्तान समर्थकों से बढ़ते खतरे के साथ साथ हिंदू विरोधी लोगों से सर्वव्यापी खतरे के मद्देनजर हिंदू मंदिरों से सुरक्षा कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाने को भी कहा है। HAF ने एक्स पर एक पोस्ट में छेड़छाड़ की एक तस्वीर साझा की है। पश्चिम बंगाल मानव तस्करी के मामले में चर्चा में रहा है। NCRB की 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल से 40,725 महिलाएं और 10,571 लड़कियां लापता हो गईं। ये संख्या देश में सबसे अधिक है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की मानव तस्करी विरोधी इकाइयों में से एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि 2 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना कई सालों से लापता मामलों की सबसे अधिक संख्या में योगदान दे रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्कर अक्सर नई नौकरी, बेहतर रहने की स्थिति और उनके परिवारों को समर्थन देने का झूठा वादा करके लड़कियों और महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाते रहे हैं। इसमें कहा गया है ऐसे वादे लोगों को वैध लग सकते हैं, लेकिन ये कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का शोषण आसान बना देते हैं।
द हिंदू ने सुल्ताना नाम की महिला की स्टोरी भी छापी है, जो बेहतर भविष्य के वादों के जाल में फंस गई थी। वो अपने एक बच्चे को अपनी मकान मालिकिन के साथ छोड़कर चली गई थी और दूसरे के साथ हावड़ा में नौकरी के लिए ट्रेन पर चढ़ गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.2% की बढ़ोतरी हो सकती है। मजबूत घरेलू मांग के साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में अच्छी बढ़त की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार देखने को मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2024 के दौरान अर्थव्यवस्था 6.2% की दर से बढ़ सकती है, जो 2023 के अनुमान 6.3% से कम है। हालांकि साल 2024 की ग्रोथ को मजबूत घरेलू मांग के साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से सहारा मिलेगा। यूएन ने साल 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। सांसद संजय सिंह के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद के लिए उन्हें एक बार फिर से नामित किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।